नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। इस बुलेटिन में बात देवभूमि की होगी। विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पोस्ट में लिखा है, समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए लिखा है कि शिक्षित नागरिक राष्ट्र के विकास का आधार होते हैं। आइए हम सभी आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और अन्य लोगों को भी साक्षरता के प्रति जागरूक करें। मुख्यमंत्री ने आगे अपने पोस्ट में लिखा है, समस्त प्रदेशवासियों को विश्व साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी उन्होंने दिया है। तो जौनसार क्षेत्र के महासू महाराज मंदिर को पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार बड़े प्रयास कर रही है। इसी को लेकर जल्द ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देहरादून के हनोल तक गंगा यमुना एक्सप्रेसवे ट्रेन चलाने पर काम भी किया जा रहा है। इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में महासू महाराज का परिसर बनाने की बड़ी बात कही थी, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। महाराज जो हैं हमारे बहुत बड़े देवता हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में कहा था कि अब हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में जागड़ा होने वाला है, महासू महाराज का जागड़ा होगा। उसी से हमने प्रेरणा लेकर के इस जागड़े को प्रोत्साहित किया है। महासू महाराज का बहुत बड़ा परिसर बन रहा है, 113 करोड़ में वो कंप्लीट होगा। उसके अंदर बौठा और पवासी महाराज को भी हमने जोड़ा है, उसको लिंग को भी जोड़ा है और बड़ा विस्तार उसका किया है। तो मेरा कहना है कि इसके लिए लोगों को सुलभ कराने के लिए हमने गंगा यमुना जो है ये ट्रेन चलाई है और ये मोस्ट प्रॉब्ली भोपाल से चलेगी, जहां राजा भोज की राजधानी थी। और जो क्या कहते हैं, राजा भोज की राजधानी भोपाल से ये चल करके आएगी और यात्री इसमें बैठेंगे और यहाँ महासू महाराज का दर्शन और उनका सौभाग्य प्राप्त मतलब उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे। तो 40 जिंदा कारतूसों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार करने के मामले में विपक्ष बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर हो गया है। दरअसल एसएसबी ने बीते दिनों विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल और उसके साथी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कहा है कि मामले में पूरी निष्पक्षता के साथ जांच चल रही है, आगे जो भी होगा उस पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष बेवजह का आरोप लगा रही है, हमारी पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। जिससे मेरी अभी फोन पर बातचीत हुई है, रानीखेत के विधायक बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो नेपाल गए थे। नेपाल से जो लेबर लाने की जो पद्धति ठेकेदारों की रूप में रहती है, गलती से उनका लाइसेंस रिवॉल्वर तो घर में है, लाइसेंस भी उनके पास है, लेकिन उस बैग में कुछ कारतूस उनके गलती से रह गए और उसका संज्ञान, क्योंकि जब नेपाल सरकार ने कागज मंगा दिए उनको पहुंचा दिए गए, उसके साथ साथ उनका रिवॉल्वर का लाइसेंस मांगा गया था। पहले फोटो व्हाट्सएप भेजा तो व्हाट्सएप नहीं माना, ऑनलाइन भेजो, उसको पहुंचा दिया गया। ठीक है, एक विधायी प्रक्रिया के बाद ही इस संदर्भ में कुछ कहा जा सकता है। नगर निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी घबरा गई है, इस कारण नगर निकाय चुनाव टाले जा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मंगलौर में बीजेपी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। वो बता दें कि वही बद्रीनाथ सीट पहले भी हमारे पास नहीं थी तो हमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इसके बाद कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ जो प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई है, जिसमें उन्होंने इस बयान को मुक्तापूर्ण भी बता दिया है। मंगलौर में बहुजन समाज पार्टी का विधायक था, वहां पर हमने जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया वो ऐतिहासिक है और इस बार हम वो सीट जीतेंगे, हरिद्वार की सभी सीट जीतेंगे। ये कांग्रेस की सीट थी बद्रीनाथ, हमें नुकसान नहीं हुआ है, हमें यह फायदा हुआ है कि मंगलौर में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके लिए हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारा शीर्ष नेतृत्व खुश है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो पहले 500 लोकसभा 2009 में और 2014 में 2009 में सारी की सारी सीटें जो थी
पांचों लोकसभा की कांग्रेस की थी, तो 14 में हार जाते हैं उनको कि भाई ये तो कांग्रेस की थी, हम हार जाते हैं। ये मूर्खतापूर्ण बयान है, ये अपने दिल को बहलाने वाला, सांत्वना देने वाला। जब कोई मौत हो जाती है किसी के, कहते हैं ना दुनिया चलती है साहब, जो आया था वो गया था जाएगा, नैनम छिंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका, ऐसे बड़े बड़े प्रवचन होते हैं। लेकिन जिस तन लागे वो तन जाने। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, बद्रीनाथ हार गए तो लड़ाई क्यों रहे? ये कहते हैं तो कांग्रेस की है, भाई कांग्रेस ले ले। चुरा करके हमारा एक पूर्व मंत्री एमएलए ले जा रहे हो, उसी को टिकट दे रहे हो, और उसकी जब फजीयत हो रही है तो कह रहे तो उन्हीं की सीट थी, तो उन्हीं की है, तो भैया 2027 में मत लड़वाना। प्रदेश के केदारनाथ सीट पर अब उपचुनाव होना है। वहीं बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद केदारनाथ सीट जीतने के लिए बीजेपी जोरों शोरों से जोर आजमाइश शुरू कर चुकी है। इसी को लेकर बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा के लिए मंडल स्तर और विधानसभा के स्तर पर नियुक्तियां भी पूरी कर ली है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। वहीं उपचुनाव को लेकर चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा है कि केदारनाथ सीट को लेकर बीजेपी बेहद गंभीर है, उम्मीद है कि जीत हमारी ही होगी। मैं अब उपचुनाव होने जा रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी रणनीति शुरू कर दी है। हमारी जो है वहां पर पार्टी की तरफ से सभी वरिष्ठ लोगों को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, और निश्चित रूप से केदारनाथ का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत गंभीरता पूर्वक ले रही है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश संगठन निरंतर केदारनाथ क्षेत्र पर जो है लगातार वहाँ की समस्याओं को लेकर के संवाद बनाए हुए हैं। अभी 2-3 बार जो है हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री केदारनाथ क्षेत्र का जो है दौरा करके आ चुके हैं, और कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके समर्पण के आधार पर पिछले 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ सीट को मार्जिन से जो है हम लोग उसको जीते थे, और इस बार भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना 22 का जो प्रदर्शन था उसी प्रदर्शन को हम आगे भी दोहराएंगे। बुलेटिन आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से राज्य स्थापना दिवस से पहले प्रदेश में यूसीसी लागू करने का एक बड़ा दावा किया जा रहा है। वहीं यूसीसी को लेकर विपक्ष शुरू से ही सरकार पर हमलावर है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा है कि सरकार काफी लंबे समय से यूसीसी को लागू करने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक यूसीसी लागू नहीं हुआ है। हालांकि प्रदेश में यूसीसी से ज्यादा भू कानून महत्वपूर्ण है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार गुमराह कर रही है यूसीसी के नाम पर। आज बोलते हुए इतना लंबा समय हो गया, यूसीसी आ रहा हो गया, पर यूसीसी है कहाँ? और दूसरा राज्य जो ये बात कर रहे हैं कि हम राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू करेंगे, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा आवश्यक है कि आप भू कानून जिसकी मांग जनता कर रही है उत्तराखंड की भावनाओं को लेकर, उसके आप करें, मूल निवास पे बात करें, आप उसको लागू करें, उत्तराखंड के वालों को भला होगा। अब यूसीसी उस कानून की बात कर रहे हैं जिसकी उत्तराखंड के अंदर मुझे नहीं लगता कोई ऐसी आवश्यकता है। ये तो देश का कानून है, ये तो प्रधानमंत्री जी बनाते तो ज़्यादा अच्छा था। इनको अगर बनाना है तो भू कानून बनाएं, भू कानून के ऊपर काम करने की अति आवश्यक है। आप देखें भी गैर संवैधानिक घेराव किया गया यहाँ के नागरिकों द्वारा कि भू कानून हमें चाहिए, मूल निवास चाहिए, और यहाँ की और भी कई चीज़ें हैं जिनके लिए आपको काम करना चाहिए, पर आप लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं यूसीसी के नाम से। चारधाम यात्रा को लेकर इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। कल 10,000 श्रद्धालु चारधाम पहुंचे हैं। रजिस्ट्रेशन में श्रद्धालुओं की भीड़ फिर से देखने को मिली है। 33,78,000 लोगों ने दर्शन भी कर लिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। लोगों का आना जाना फिर से शुरू हो गया है। कल 10,000 श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे हैं। रजिस्ट्रेशन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी है। मॉनसून सक्रिय होने की वजह से चारधाम यात्रा बाधित हो गया था। सड़क जगह जगह बाधित होने की वजह से सरकार की ओर से रोक लगा दी गई थी, लेकिन खबर ये मिल रही है कि चारधाम यात्रा एक बार फिर से सुचारू रूप से चलने लगा है। और आपको बता दें कि जो भारी संख्या में श्रद्धालु हैं चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। तो चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। भारी संख्या में श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं।
और 33,78,000 लोगों ने दर्शन भी कर लिए हैं। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। देहरादून से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, केदारनाथ हेली सेवा से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। 15 सितंबर से 5 और हेली कंपनियां सेवा देंगी अपना। बताते चले कि हेली सेवा को भी रोक दिया गया था सरकार की ओर से मानसून सक्रिय होने की वजह से, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि 15 सितंबर से 5 और हेली जो कंपनियां हैं वो भी सेवा देंगी। वर्तमान में 4 हेली कंपनी सेवा दे रही हैं। हेली सेवा से प्रतिदिन 250 यात्री दर्शन कर रहे हैं। अब तक हजारों यात्रियों ने दर्शन कर लिया है। जानकारी ये मिल पा रही है। आपको बता दें कि हेली सेवा कंपनियों को एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए 15 सितंबर से और 5 हेली कंपनी जो हैं वो भी अपना सेवा देंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देहरादून से नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, एक बार फिर से मानसून सही होने की वजह से एक बार फिर से हेली सेवा को सुचारू कर दिया गया है, अपडेट क्या कुछ? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो है चारधाम यात्रा चल रही है। इसके साथ ही विशेषकर जो केदारनाथ धाम जाने के लिए जो नजर आएगा, क्योंकि पिछले अगर 31 जुलाई की बात करें तो केदारनाथ धाम में जो बारिश की वजह से पहले आपदा आई थी, इससे तमाम चीजें प्रभावित हुई थी और साथ ही जो हेली सेवा का संचार था वो भी प्रभावित हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मानसून धीरे धीरे खत्म हो रहा है और जो व्यवस्थाएं हैं पिछले पटरी पे आ गई है। चारधाम यात्रा जो है कुशलपूर्वक संचालित हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ धाम जो तमाम जो यात्री जाने के लिए उत्सुक रहते हैं उनके लिए अब फिर से हेली सेवा का जो संचार है जो 15 सितंबर है उससे सुबह होने जा रहा है। तो बिल्कुल, ठीक है, जो सेवा है वो देगी। बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि मानसून आने की वजह से, खराब मौसम की वजह से हेली सेवा को रोक दिया गया था, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि देहरादून से कि फिर से हेली सेवा की शुरुआत हो चुकी है। 15 सितंबर से 5 और हेली कंपनियां सेवा देंगी। वर्तमान में 4 हेली कंपनी सेवा दे रही हैं, जिससे यात्रियों को आने जाने में सुविधा होगी। जो बुजुर्ग यात्री हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनको हेली सेवा से चारधाम यात्रा के लिए आपको बताते चले कि ये बहुत लाभप्रद होगा। तो उत्तराखंड में अधिकारियों के हुए बम्पर तबादले के बाद उत्तराखंड की नई डीजी शिक्षा झरना कमठान ने पदभार संभाल लिया है। वहीं पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा है कि कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। इसके अलावा सभी जिलों के सीईओ के शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी बड़ी की जाएगी। मैंने आज ही डीजी एजुकेशन के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, तो अभी इसकी समीक्षा की जाएगी। क्या मेजर चैलेंजेस हैं डिपार्टमेंट के, तो जल्दी मीटिंग करके हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स के सीईओज़ के साथ में और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ में देखेंगे शिक्षकों की, कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, या जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित जो विद्यालय हैं वहाँ पे क्या मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूर चाहिए वहाँ पे, वो सब हम जल्दी ही समीक्षा करेंगे। और उसके बाद प्रयास करेंगे कि जो हमारी गुणवत्ता युक्त शिक्षा है वो स्टेट के अंतिम कोने तक पहुँचे। देहरादून से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। एक्शन मोड में है देहरादून नवनियुक्त डीएम सविन बंसल ने बड़ी जानकारी आपको दे रहे। कूड़ा निस्तारण कंपनियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है डीएम की ओर से। 45 दिन में सफाई व्यवस्था सुधारने को ये गंभीर आदेश दिए गए हैं डीएम की ओर से। 90 स्थानों पर नियमित कूड़ा उठान के निर्देश हैं। व्यवस्था नहीं सुधरी तो लाइसेंस निरस्त कर दी जाएगी। तो एक बार फिर से डीएम की ओर से सख्ती बरती गई है सफाई को लेकर के। एक्शन मोड में डीएम सविन बंसल नजर आए। जनता से एक बार अपील करते हुए भी उन्होंने अपील भी किया है, सफाई न होने पर शिकायत करें, ये उन्होंने कहा है। तो देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। डीएम सविन बंसल ने जनता से अपील की है कि साफ सफाई रखें, सफाई न होने पर शिकायत करें, लोगों से बताएं। एक्शन बोर्ड में देहरादून के डीएम सविन बंसल नजर आए। कूड़ा निस्तारण कंपनियों को उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर 45 दिन में साफ सफाई व्यवस्था को सुधारने का
उन्होंने आदेश दिया है। 90 स्थानों पर नियमित कूड़ा उठाने के गंभीर निर्देश दिए हैं। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान जारी है। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए एसएसपी की नई पहल की शुरुआत की गई है। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश भी दिए, नशा निरोधक समितियों को गठन करें और इस पर शिकंजा भी कसा जाएगा। तो एसएसपी की ओर से नशा निरोधक समिति की गठन करने की बात कही गई है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान अभी भी जारी है। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए एसएसपी की ओर से ये पहल की गई है। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश भी दिए हैं, नशा निरोधक समितियों का गठन करें। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान एक बार फिर से जारी है। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से उत्तराखंड में जो नशा तस्कर हैं वो बेलगाम हो चुके हैं, इस पर शिकंजा कसते हुए एसएसपी की ओर से कड़ी निगरानी की बात कही गई है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाते हुए अभियान को प्रभावी बनाने के लिए एसएसपी की ओर से नई पहल की शुरुआत कर दी गई है और सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश भी दे दिए गए हैं। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों और रेस्टोरेंट के साथ ही ढाबों में अवैध रूप से शराब पीने वालों पर मित्र पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में देहरादून के रायपुर क्षेत्र में ऑपरेशन मर्यादा के तहत लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई है। इस पर जानकारी देते हुए सीओ रायपुर डोईवाल अभिनय चौधरी ने कहा है कि थाना रायपुर क्षेत्र में पिछले महीने 450 लोगों पर कार्रवाई हुई है। इसी तरह आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। मर्यादा में पूरे जिले भर में जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर बैठ के शराब पीते हैं या जो होटल वाले, ढाबे वाले और ठेली वाले अपने होटलों पे या ढाबों पे जो है शराब पिलवाते हैं, लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना रायपुर क्षेत्र की बात करूं मैं तो पिछले माह में लगभग 450 जो है व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। उनको सार्वजनिक स्थानों से पकड़ के थाने ले जाया गया है और थाने ले जाके उनके खिलाफ उनकी चालानी कार्यवाही उनके खिलाफ की गई है। और उसी प्रकार जो लोग गाड़ी में बैठ के शराब पीते हैं या दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गई है और कुल 27 वाहन जो है पिछले माह भी सीज किए गए हैं और ये कार्यवाही ऐसे ही चलती रहेगी। और जो बस्तियां हैं उनके खिलाफ भी लगातार जो है सत्यापन की और कार्यवाही की जा रही है और इसमें लगातार अभियोग भी पंजीकृत किए जा रहे हैं और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। तो ऑपरेशन मर्यादा के तहत ये काम चल रहा है। देहरादून में एक्शन मोड में पूरी तरह से जो मित्र पुलिस है वो लगी हुई है। आपको बताते चले कि शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। ऑपरेशन मर्यादा के तहत ये पूरी तरह से जो मित्र पुलिस है वो लगातार अपने कार्यप्रणाली पर जुटी हुई है। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर कड़ी निगरानी है, पैनी नजर है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन मर्यादा के तहत ये काम सुचारू रूप से पुलिस प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है। एक्शन मोड में मित्र पुलिस भी नजर आ रहे हैं। अब बुलेटिन वक्त है 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। केदारनाथ सीट जीतने के लिए बीजेपी ने कसी है कमर। संयोजक की हुई है नियुक्ति। राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट को सौंपी गई है बड़ी जिम्मेदारी। यूसीसी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल का बड़ा बयान, कहा यूसीसी से ज्यादा भू कानून पर दे ध्यान सरकार। महासू महाराज मंदिर बनेगा पर्यटन का केंद्र। भोपाल से खनौल तक जल्द चलेगी ट्रेन। मंत्री सतपाल महाराज ने दी है जानकारी। चारधाम यात्रा ने एक बार फिर पकड़ा है जोर। कल 10,000 श्रद्धालु पहुंचे चारधाम। अब तक 33,78,000 लोगों ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा के लिए सीएम धामी के निर्देश पर बढ़ेंगे पंजीकरण केंद्र। श्रद्धालु को 8 सितंबर से मिलेगी पंजीकरण की सुविधा। केदारनाथ के लिए 15 सितंबर से 5 हेली कंपनियां देंगी सेवा। हर रोज हेली सेवा से 250 यात्री कर रहे बाबा केदार के दर्शन। निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताई है तारीख। 25 दिसंबर तक पूरी होगी चुनाव प्रक्रिया। 10 नवंबर को अधिसूचना होगी जारी। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में हो सकेंगे शामिल। धामी सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। फैसले को बताया आत्मघाती कदम। हरिद्वार में गीता भवन में विराजे गणपति बप्पा। क्लाइमेट चेंज की थीम पर सजा है पंडाल। श्रद्धालुओं ने जमकर की है तारीफ।
लाल कुआं में लकड़ी तस्करों से मुठभेड़ में 3 वनकर्मी घायल। पुलिस महकमे में मचा है हड़कंप। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा जमकर वायरल। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।